Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. दिस फर्स्ट न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंस आपको देखने मिलेगी आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए हिस्ट्री एंड आर्ट एंड आर्किटेक्चर के सेक्शन में। रिसेंटली हुआ क्या है, पुणे बेस्ड भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है BORI, जो कि साउथ एशिया का लार्जेस्ट एरिया माना जाता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखने मिल जाएंगे, रेयर टेक्स्ट देखने मिल जाएंगे। इन्होंने एक बहुत बड़ा एम्बार्क्ड यहाँ पर किया है, एक बहुत नया चीज़ इन्होंने यहाँ पर पता करी है और बोला है कि जो शिला भट्टारिका है, ठीक है, जो कि पोएटिस रही हैं 9th और 10th सेंचुरी की, वो सेलिब्रेटेड संस्कृत पोएटिस हैं एंशियंट इंडिया की। और यहाँ पर इनका जो कनेक्शन है वो चालुक्यन रूलर, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस रूलर रहे हैं, पुलकेशिन द्वितीय बादामी, जैसे आज की डेट में जो कर्नाटका में है, ये उनकी बेटी रही हैं। इम्पॉर्टेंस यहाँ पर क्यों हो जाती है, देखिए शिला भट्टारिका की जब हम बात करते हैं तो ये चालुक्यन प्रिंसेस हैं। पॉसिबली माना गया है कि ये डॉटर हैं किसकी, पुलकेशिन द्वितीय की, जिन्होंने लगभग रूल किया है, आप देखेंगे 610 से लेके 642 CE तक, जिन्होंने हर्षवर्धन को यहाँ पर डिफीट किया था इन द बैटल नियर द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर इन 618 CE। याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंस क्यों हो जाती है, आप अगर 9th और 10th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब आप उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जहाँ संस्कृत लिटरेचर में मेल डोमिनेशन हुआ करता था, और ऐसे में क्लासिक संस्कृत लिटरेचर में किसी फीमेल का यहाँ पर आना एक नई लाइट यहाँ पर क्रिएट कर देता है। जो संस्कृत के पोएट रहे हैं, क्रिटिक पोएट बोले जाते हैं, राजशेखर, जो कि 9th और 10th सेंचुरी में गुर्जर प्रतिहार कोर्ट में रहे थे, उन्होंने प्रेज किया है शिला भट्टारिका को कि उनकी जो ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, जो उनके राइटअप्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट है, बहुत अच्छे से लिखे गए हैं। सो फर्स्ट थिंग दिस दैट यू शुड कीप इन माइंड। अब अगर हम इस चार्टर की बात करें, ये जो कॉपर प्लेट चार्टर यहाँ पर मिला है, तो देखिए ये चालुक्यन रूलर जो विजयादित्य हैं, इनके टाइम फ्रेम का मिला है। इसमें लगभग 5 प्लेट्स यहाँ पर देखने को मिली हैं, जो लगभग 24.4 सेंटीमीटर और 9.4 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई इनको देखने के लिए मिलेंगी। ये सारी की सारी एक रिंग में यहाँ पर जुड़ी हुई है, जिनके ऊपर आपको वराह का सील भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है, जब हम वराह की सील की बात करते हैं तो ये ट्रेडमार्क हुआ करता था वातापी के चालुक्यास का, जिससे अंदाज़ा लगाया गया है कि ये पर्टिकुलर जो सील है ये वातापी के चालुक्यास का ही है। इसमें संस्कृत का टेक्स्ट देखने को हमें मिला है, जिसमें 65 लाइन्स यहाँ पर इंस्क्राइब की गई हैं ऑफ लेट ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स की। चलिए शिला भट्टारिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए जो इंस्क्रिप्शन है, पुणे का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। ये जो पोएटिस हैं, चालुक्यन रूलर जिन्हें चालुक्यन प्रिंसेस बोला जा रहा है, वातापी के चालुक्यन पुलकेशिन द्वितीय की बेटी इन्हें बताया जा रहा है। ये संस्कृत की पोएटिस रही हैं, डॉटर है पुलकेशिन द्वितीय की। आज की डेट में अगर हम बात करेंगे, जो कि कर्नाटका का क्षेत्र है, हम उन्हीं पुलकेशिन द्वितीय की बात कर रहे हैं जिन्होंने कन्नौज रिवर में, ठीक है, इन द बैटल ऑफ कन्नौज नियर द बैंक रिवर ऑफ नर्मदा इन 618 ही डिफीटेड दी। कन्नौज के जो रूलर रहेंगे हर्षवर्धन, उनको यहाँ पर डिफीट करेंगे। वही अगर हम बात करें तो इनके जो डिसाइफरमेंट हैं, ये रिवील करते हैं कि शिला भट्टारिका एंशियंट टाइम की बहुत ही जानी मानी और मेल डोमिनेटिंग क्लासिकल लिटरेचर में एक बहुत बड़ा रोल इन्होंने यहाँ पर प्ले किया है। आगे अगर हम बात करें, देखिए वातापी के चालुक्यास के बारे में, तो देखिए चालुक्यास को हम यूजुअली 3 फेजेस में पढ़ते हैं। कौन कौन से 3 फेज हमें पता है, एक तो है बादामी के चालुक्य, ठीक है। दूसरे चालुक्यास की हम बात करते हैं जो है ईस्टर्न चालुक्यास और वेस्टर्न चालुक्यास। बादामी के चालुक्यास की बात करते हैं तो इनकी अर्लियर कैपिटल जो थी वो बादामी या वातापी में थी, कर्नाटका में, और लगभग मिड 6th सेंचुरी से इनका इन्होंने मिड 6th सेंचुरी के आसपास इनका जो रूल है वो यहाँ पर डिक्लाइन होता जाएगा, और इनके सबसे फेमस रूलर थे पुलकेशिन द्वितीय। ईस्टर्न चालुक्यास की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय की डेथ के बाद ही ये इमर्ज यहाँ पर करेंगे, और ईस्टर्न जो डेक्कन है वहाँ पर ये रूल करेंगे विद द कैपिटल इन वेंगे,
ठीक है, वेंगी रिवर के पास ही यहाँ पर इनका रूल देखने मिलेगा और लगभग 11th सेंचुरी तक ये रूल यहाँ पर करेंगे। वेस्टर्न चालुक्यास की बात करें तो देखिए ये अपने आप को बादामी के रूलर्स का ही डिसेंडेंट्स मानते हैं। ये 10th सेंचुरी के आसपास इमर्ज होंगे और आज की डेट में जो बसवा कल्याण है या और उस समय का जो कल्याणी रीजन है वहाँ पर इनका रूल देखने के लिए हमें मिलेगा। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ और बात की जा रही है इंडिया इट्स प्लेज गोल एंड द स्ट्रैटेजी टू अप्लाई। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने एड्रेस करा अभी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द सेंट्रल बैंक गवर्नर अंडर द इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी और इसी के अंदर इन्होंने अपने कुछ कंसर्न्स भी शो किए हैं। कंसर्न्स कैसे, इन्होंने बताया कि जो हमारा प्रोग्रेस है टुवर्ड्स दी SDGs जिन्हें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया का स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। यहीं पर SDG का जो फ्रेमवर्क है वो सेट कर रहा है टारगेट फॉर 231 यूनिक इंडिकेटर्स। दुनिया भर में जो 17 SDGs के जो गोल बनाए गए हैं, चाहे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, सोशल वेलफेयर की बात कर लीजिए, एनवायरनमेंट डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, यहाँ पर इन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए 2030 का टाइम दिया गया है। बट रिजल्टेड इनटू व्हाट, इंडिया इस टारगेट को पूरा करने में अभी 33 SDGs के गोल में से केवल 14 ऐसे गोल्स हैं जिनको इंडिया आज की डेट में compete कर पाया है। अब ये SDGs के 14 ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जहां इंडिया ने compete किया है? अगर हम उन क्षेत्रों की बात करें तो आप यूजुअली देखेंगे, देखिए वी आर रीडिंग अबाउट दिस सेक्शन, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो कीप योर फोकस हेयर ओनली। जैसे आप इंडिकेटर्स की बात कर लीजिए, न्यू नटाल या अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की बात कर लीजिए, फुल वैक्सीनेशन की बात कर लीजिए, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन की हम यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस की बात कर ले, ये जो हमारा है ऑल ऑफ विच हैव सस्टेनेबली इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 5 ईयर। हालांकि ऐसे बहुत सारे टारगेट भी हैं जहाँ पर इंडिया पीछे रह गया है। जैसे अगर आप बात करें तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द थिंग, ठीक है, अंडर 5 मोर्टेलिटी की अगर हम बात करें वहाँ इंडिया हमें पीछे देखने मिलेगा। अगर हम एडोलेसेंस प्रेगनेंसी या रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करें वहाँ इंडिया पीछे है। वुमेंस के बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें तो वो देखिए वो यहाँ पर इम्प्रूव हुआ है। वही जो नेशनल पॉलिसी है, चाहे आप क्लीन फ्यूल फॉर कुकिंग की बात कर लीजिए, वो यहाँ पर अभी हम उस टारगेट से बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए एक ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल है, आपको पता है ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल में अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसका आप यूज़ अपने एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली उन्हें नोट कर लेना चाहिए। अब ये क्या बोल रहे हैं, देखिए आपको याद होगा एक सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट भी याद करिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इंडिया में जो सैनिटेशन है, ठीक है, वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इंडिया का जो इनपुट रहा है कोविड-19 की जो अप्रोच रही है वो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है। तो जैसे हमने कोविड को एक टारगेट बनाया, इंडिया ने उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंप्लीट किया एक अर्जेंट नीड समझते हुए, वैसे ही इंडिया को क्या करना चाहिए, जितने भी पब्लिक प्राइवेट और डेटा प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेशन करने की ज़रूरत है, हेल्थ मैनेजमेंट यहाँ पर करने की ज़रूरत है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर इंटीग्रेटेड डिजिटल सोर्स हमें दिखाई दें। चाहे हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, नेशनल पॉलिसीज़ के इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, या हम इन पॉलिसीज़ को बनाने की बात करें। फाइनली ये जो टारगेट है SDG का, डिलीवरी ऑफ द स्केल मस्ट बी एग्जीक्यूटेड विद द सेम टाइमलाइंस ऑफ द इंडियन कोविड-19 रिलीफ पैकेज दैट वी हैव ऑल्सो सीन हेयर। तो इंडिया को यहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है, इंडिया को एक लॉन्ग टर्म इनोवेटिव पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि जो उसकी एस्पिरेशन है आगे आने वाले सालों में, जैसे कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने पैंडमिक के क्षेत्र में काम कर लिया है, वैसे ही इंडिया यहाँ पर काम कर सके। अब SDGs की जो गोल हैं 17, वो कौन कौन से आपको याद रखने चाहिए। नो पॉवर्टी, ठीक है, और उसके अलावा आप देखेंगे इकोनॉमिक गोल्स की यहाँ पर बात करी जाती है, क्वालिटी एजुकेशंस की हम यहाँ पर बात करते हैं। क्वालिटी एजुकेशंस के अलावा आपको याद होगा, सो वी ऑल्सो समटाइम्स टॉक अबाउट गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, ज़ीरो हंगर की बात करते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, क्लीन वाटर की हम यहाँ पर बात करते हैं, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं,
लाइफ बिलो वाटर की बात करते हैं, क्लाइमेट एक्शन की बात करते हैं, लाइफ ऑन लैंड की बात करते हैं। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसके बारे में इंडिया में बात की जाती है। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग आपको याद रखना है कि इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ किया? जी बिल्कुल किया। मनरेगा आप उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं। मनरेगा के थ्रू क्या किया हमने? जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है हमने उसको दूर करने का यहाँ पर काम किया है। नो पॉवर्टी वाली या ज़ीरो हंगर की कंडीशन हम यहाँ पर लेके आए हैं। अलॉन्ग विद दैट हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात कर लें, उसके थ्रू भी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की कोशिश करी है। ज़ीरो हंगर और नो पॉवर्टी की बात यहाँ पर करिए। फिर हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्वालिटी एजुकेशन देखने की भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट आप देखिए स्वच्छ भारत प्रोग्राम, तो स्वच्छ भारत प्रोग्राम भी क्या है? हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए काम कर रहा है। किस क्षेत्र में हमें दिख जाएगा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन का पार्ट यहाँ पर देखने मिल जाएगा। हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमें SDGs का अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने मिल जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द अमृत मिशन। अमृत मिशन क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड द अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। वही हम हृदय स्कीम की भी बात कर रहे हैं, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड द ऑगमेंटेशन योजना स्कीम, जो कि यहाँ पर क्या कर रही हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करवाने की बात कर रही हैं। लोगों को क्या मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। तो आप देखिए इंडिया की जो स्कीम्स हैं वो भी उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ ले जा रही हैं। सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन योर माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए रिसेंटली एक बहुत ही डिवास्टेटिंग हादसा हुआ है लुधियाना में। टॉक्सिक गैस की रिलीज होने की वजह से लगभग 11 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पर जान जा चुकी है। रिजल्ट क्या हुआ है? NDRF यहाँ पर आया और NDRF ने टीम ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर इन लोगों को यहाँ पर बचाया। सो हमें पढ़ना क्या ज़रूरी है? जी हमें पढ़ना ज़रूरी है NDRF के बारे में। देखिए NDRF की जब हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। ठीक है, ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर काम करता है। एक अपेक्स बॉडी या सुप्रीम बॉडी हमें देखने मिल जाती है विच वर्क्स फॉर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप के अंदर? NDMA की चेयरमैनशिप करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनिशियल स्टेज पे अगर हम बात करें तो नेशनल कैलेमिटी कंटिजेंसी जो फंड था उसको रीनेम किया गया नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड। और यहीं पर इसी पर्टिकुलर चीज़ से निपटने के लिए एक डिफरेंट आपको फंड देखने के लिए मिला जिसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के थ्रू यहाँ पर लेकर आया गया। इस फंड के बारे में डिसाइड किया गया है सेक्शन 6 ऑफ द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और ये प्लेस करता है पब्लिक अकाउंट में जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द रिजर्व फंड्स डू नॉट बियरिंग एनी इंटरेस्ट। NDRF की अगर हम बात करें, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की बात करें, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आपको ये देखने मिलेगा। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2006 में। आज की डेट में हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में। ये NDMA के अंदर यहाँ पर काम करता है, और आपको मैंने बताया NDMA को यहाँ पर चेयर कौन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर। एट प्रेजेंट अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स में 16 बटालियन, जिसके अंदर आपको पैरामिलिट्री, ठीक है, बैंड फोर्सेस, CRPF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, BSF, ITBP, SSB जिसे हम सशस्त्र सीमा बल, और असम राइफल्स जैसी सारी इसके अंदर आ जाते हैं। टोटल स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो बटालियन की है विच इज़ 1149। यहाँ पर आपको इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, डॉग स्क्वाड्स, मेडिकल, पैरामेडिक सारे इसका पार्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005, वो यहाँ पर NDRF को यहाँ पर उसने प्रपोज किया था ताकि जो मैन मेड डिज़ास्टर है उनसे बचा जा सके। दो बहुत इंपॉर्टेंट कैलेमिटी हमारे यहाँ हुई थी 1999 का ओडिसी का सुपर साइक्लोन जो हमें याद रखना है। इसके अलावा गुजरात के जो अर्थक्वेक थे 2001 के, इसकी वजह से ही रियलाइज़ किया गया था कि इंडिया में किस चीज़ की आवश्यकता है? NDRF की आवश्यकता है। अगर हम इनके रोल्स और
रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ये देखिए स्पेशलाइज रिस्पॉन्स करती है डिज़ास्टर के टाइम पे, प्रोएक्टिव डिप्लॉयमेंट करती हैं, इम्प्लीमेंट करती हैं डिज़ास्टर सिचुएशन का। ये लीजन, रिकन्सिलिएशन, रिहर्सल और मॉक ड्रिल भी यहाँ पर कंडक्ट करवाती हैं। कम्युनिटी कैपेसिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में भी ये काम करेंगी। ये प्रिवेंशन, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस के लिए यहाँ पर काम करेंगी। दे वर्क फॉर द बिल्डिंग कोलैप्स, लैंडस्लाइड या ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पर परफॉर्म करती हैं। अगर हम इनके फाइनेंसेस की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो एनडीआरएफ या नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड की अगर हम बात करें तो आप याद रखेंगे ये ही जो है ये समय समय पर लेवी लगा सकता है सेसेस को, ठीक है। वहीं पर आप देखेंगे तो कस्टम ड्यूटी या फिर फाइनेंस बिल के थ्रू ये सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई की जाती हैं। आगे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको जो कैग है वो नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड को देखने के लिए उसके अकाउंट को ऑडिट करने का काम कौन करता है, एनडीआरएफ को कैग यहाँ पर करते हैं। अब अगर हम बात करें तो ऐसा क्या यूनिक है, तो देखिए इट इज़ द ओनली डेडिकेटेड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। दुनिया में जो भारत का एनडीआरएफ है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये अपने आप में डेडिकेटेड इकलौती ऐसी आपको देखने मिलेगी। द ओनली एजेंसी विद कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी स्किल्ड, हाई टेक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एक्सपीरियंस पैरामिलिट्री पर्सनल, स्पेशल ट्रेंड इक्विप्ड डिज़ास्टर रिस्पॉन्स टीम यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जाएगी। सो दिस इज समथिंग अबाउट द नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एंड द नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड के बारे में भी हमने यहाँ पर बात कर ली है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखिए रिसेंटली हो क्या रहा है, महाराष्ट्र में गवर्नमेंट स्टार्ट कराने वाली है सॉइल टेस्टिंग। किस चीज़ के लिए? फॉर द कोस्टल रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट, जिसको माना जा रहा है कि ये आज की डेट में सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सिंगल लार्जेस्ट लोकेशन रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनने वाला है। अब देखिए इशू कहाँ पर हुआ, यहाँ के जो लोग हैं उनका बोलना है कि इसकी वजह से जो कोंकण क्षेत्र है, जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें को नुकसान पहुंचने वाला है। इंडिया की देखिए अगर आप बात करें तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, बेसिकली मैंने आपको बताया सबसे बड़ा बनने वाला है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ये बनने वाला है। इसकी कैपेसिटी अगर आप देखेंगे तो ये 1.2 मिलियन मैट्रिक टन यहाँ पर इसकी कैपेसिटी है, और ये आप देख सकते हैं अभी की डेट में, ठीक है, एज ऑफ अप्रैल अगर हम देखा जाए तो इसका जो स्टेटस है, ये सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी है इन एशिया एंड द फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखिए ये जो यहाँ पर बनाया जा रहा है बासरू विलेज में, जो यहाँ पर डेवलपमेंट करने की बात की जाई है, राजापुर तहसील बासरू विलेज और रत्नागिरी का जो डिस्ट्रिक्ट है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 60 मिलियन टन पर एनम पर यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। और ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में, सऊदी की अरमाको के बीच में, अबू धाबी की नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम के बीच में और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड में। तो 3 कंट्रीज़ आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे, अबू धाबी, सऊदी अरेबिया और इंडिया। ये प्रोजेक्ट इनिशियली यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 2014 में, और माना जा रहा था कि ये यहाँ पर क्या करेगा, एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आएगा जो इसने यहाँ पर करना चालू किया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के आते ही इसका लगातार बसरू क्षेत्र में इसका स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन किया जाने लगा। लोगों ने एनवायरनमेंट की बात करते हुए यहाँ पर इसका विरोध करना चालू किया था। अब देखिए जो विलेजर्स हैं उनका बोलना ये है, अगर आप इसका लोकेशन देखेंगे तो लोकल कम्युनिटीज़ इस क्षेत्र की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान झेल सकती है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन का पार्ट बन जाता है। बहुत सारी फ्लोरा और फौना जो है कोंकण क्षेत्र की, चाहे आप मैंगो ऑर्किड्स की बात कर लीजिए, जैक फ्रूट्स की बात कर लीजिए, कैशू प्लांटेशन की बात कर लीजिए, उन सबको भी यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है। नॉट अलोन दिस, यहाँ पर और कंसर्न लगाए जा रहे हैं जो लोकल कम्युनिटी है, पेट्रोकेमिकल की वजह से जब जो पॉल्यूशन होगा उसकी वजह से भी कोंकण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अब देखिए जो लोकल्स है उनका बोलना है कि कोल होगा, ये सारा होगा, लेकिन इसीलिए आपको इसका जो इस
पूरा प्रोजेक्ट है इसको आप उठा के मोर एरिड जोन्स में, जैसे महाराष्ट्र जो मराठवाड़ा है और विदर्भ है, वहाँ पर आपको इसे शिफ्ट कर देना चाहिए। हालांकि स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया देखिए जितना एक्सपोर्ट करता है उतना ही इंपोर्ट भी यहाँ पर कर रहा है क्रूड ऑयल्स को। इसकी वजह से होगा क्या, इंडिया की जो क्रूड ऑयल में डिपेंडेंसी है पहले तो वो कम हो जाएगी, साथ ही इंडिया की जो इकोनॉमी है आप ये देखिए ये बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसकी वजह से इंडिया की जो जीडीपी है आप देखेंगे वो ग्रो कर पाएगी। पहले तो पॉवर्टी रेट हमारे यहाँ कम होगी, डिस्प्लेसमेंट कम होगा बिकॉज ऑफ द पीपल सर्च। सो ये प्रोजेक्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा फॉर इंडिया, अगर हम बात करें ऑयल डिपेंडेंसी की। ठीक है, अब अगर हम देखिए यहीं पर कोंकण रीजन के बारे में बात करें तो देखिए जैसा आपको पता है हम इसे दो पार्ट्स में बांट के चलते हैं, एक तो हमारे हो जाते हैं ईस्टर्न प्लेन्स, एक हो जाते हैं हमारे वेस्टर्न प्लेन्स। ठीक है, जब हम इंडिया की ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेन्स की यहाँ पर बात करते हैं तो यूजुअली ईस्टर्न प्लेन्स में आपको देखने मिल जाते हैं उत्कल, आंध्रा एंड दी कोरोमंडल। वहीं अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो हमें देखने मिल जाता है कच्छ एंड काठियावाड़ कोस्ट, नेक्स्ट इज़ दी कोंकण कोस्ट, दैन दी कन्नडा एंड दी मालाबार। कोंकण कोस्ट के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये दमन नॉर्थ में से गोवा साउथ तक ये यहाँ पर फैला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैक फ्रूट्स, राइस और कैश्यू जैसी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को यहाँ पर ग्रो किया जाता है। ठीक है, सो ये आप कोंकण क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी बातें याद रखेंगे। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट दिस न्यूज़। यहीं पर इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की अगर बात की जाए तो वो इंडिया में आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, नॉट कॉन्सेप्ट, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने SPR के बारे में यहाँ पर बात की है, जिसको बोला जाता है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर क्या कर रही है, इस सप्लाई को एक्सटेंड कर रही है और यहीं पर इन्होंने 5.33 MMT के क्रूड ऑयल स्ट्रेटजीज़ को इस्टेब्लिश किया है। ये 2 फेजेज़ में किया जाने वाला है। जब हम फेज़ 1 की बात करते हैं तो फेज़ 1 में आपको विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पाडूर की जगह देखने मिलेंगी। वहीं सेकंड फेज़ की जब बात करी जाएगी तो यहाँ पर चांदीखुले उड़ीसा और पुडूर कर्नाटका जैसे क्षेत्रों की बात की जाएगी, ताकि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है एनर्जी सेक्टर की उसे यहाँ पर क्या किया जा सके, बूस्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए हुआ क्या है, एक 65 वर्षीय महिला को यहाँ पे श्रीनगर में अटैक किया गया है बाय दी स्ट्रीट डॉग्स। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रीट डॉग्स का पुअर वेस्ट मैनेजमेंट से क्या कनेक्शन है। देखिए होता क्या है, जो गार्बेज कलेक्शन जो पॉइंट होते हैं, ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज जम जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो फ्री रोमिंग जो डॉग्स हैं वो आपको ऐसे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किसी सिटी का नहीं है तो व्हाट यू विल सी कि इनके बड़े बड़े यहाँ पे पहाड़ जम जाएंगे और ये जो डॉग्स हैं ये यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इन डंप यार्ड्स को अपना घर बना लेते हैं। अब देखिए किसी भी जगह की या किसी भी सिटी की जो आप समझेंगे कैरिंग कैपेसिटी है, उस एबिलिटी को समझा जाता है कि वो स्पीशीज़ को यहाँ पे किस तरीके का फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर पा रही है, फ्री रेंजिंग डॉग्स कितने हैं, अगर ऐसी फैसिलिटीज़ आपके यहाँ नहीं है, या फिर अगर देखा जाए तो ये जो डॉग्स हैं क्या ये कहीं ना कहीं अर्बन डम्प्स के आसपास तो ज़्यादा नहीं घूम रहे हैं, क्योंकि यही जो गार्बेज डम्प्स हैं ये इनको फीडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। रिजल्टेड इनटू व्हाट्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका घर बन जाता है एंड दे कैन ईजीली मूव अराउंड। ऐसे में करना क्या ज़रूरी है, देखिए आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करिए, यहाँ पर घर नहीं बन पाएगा, रेबीज़ वैक्सीनेशन लगाइए, डॉग स्टरलाइजेशन करवा दीजिए, जो थोड़े से इसके इम्पैक्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर हम देखें पॉपुलेशन बूम इंडिया में हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से सॉलिड वेस्ट भी यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है। इंडियन सिटीज़ की अगर हम बात करें तो दे आर जनरेटिंग मोर देन 1,50,000 मेट्रिक टन्स ऑफ अर्बन सॉलिड वेस्ट हर दिन। एक दिन की बात नहीं कर रहे हैं हम, इसे बात कर रहे हैं कि हर दिन इंडियन की जो हमारी सिटीज़ हैं वो इतना वेस्ट यहाँ पर जनरेट कर रही हैं। 2021 के यूनाइटेड नेशन
एनवायरनमेंट प्रोग्राम रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो 931 मिलियन टन्स ऑफ फूड अवेलेबल है सिर्फ हाउस होल्ड्स और रेस्टोरेंट में। और अगर इंडिया की पॉपुलेशन इसी तरीके से बढ़ती गई तो आप देखिए कि इंडियन जो होम्स हैं, जो आज की डेट में लगभग 50 किलो के आसपास फूड वेस्ट पर पर्सन यहाँ पर हमारे यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ये बढ़ के डबल और ट्रिपल हो जाएगा। सिटीज़ बहुत ज़्यादा शार्प विटनेस कर रही हैं। आप देखिए हर दिन न्यूज़ में हमें देखने मिलता है कि डॉग की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। तो अब आप देखिए भारत की अगर आप बात करेंगे तो ऑफिशियल लाइव स्टॉक जो है डॉग पॉपुलेशन विच एज पर द ऑफिशियल 2019 लाइव स्टॉक्स, इफ वील टॉक अबाउट, रीड दिस आर्टिकल हेयर, इट स्टैंड्स फॉर 1.5 करोड़। हाउएवर जो इंडिपेंडेंट एस्टिमेशंस लगाए गए हैं वो है 6.2 करोड़। अब आप समझ जाइए 6.2 करोड़ ये यहाँ पर है। रिजल्टेड इन टू वॉट? इंडिया शोल्डर द हाइएस्ट रेबीज अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि आपके यहाँ डॉग ज़्यादा हैं, रेबीज भी आपके यहाँ ज़्यादा देखने मिलेगा। और उसी की वजह से इंडिया में ग्लोबल लेवल पर तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा डेथ हो रही हैं, अगर हम बात करें पूरी दुनिया में अगर रेबीज से डेथ हो रही है तो इंडिया स्टैंड्स ऑन दी थर्ड। अब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, आप देख लीजिए वो खराब है। हम कहीं भी उठा के इसको डंप कर देते हैं, रिजल्टेड इन टू वॉट? बहुत सारे स्ट्रे डॉग्स वहाँ पर अपना घर बना लेते हैं। और स्पेशली दिस वी हैव विटनेस्ड इन दी मेट्रो सिटीज़, ये गार्बेज बिन्स के आसपास डॉग्स रहते हैं। दोज आर वेरी दे आर वेरी डेंजरस। यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो पाता, स्टेरिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो इनका पॉपुलेशन बढ़ना कहीं ना कहीं हमारे वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से भी हमें देखने मिलेगा। अब जो वेस्ट कलेक्शन है, हमने स्टार्ट किया है स्वच्छ भारत मिशन, बट स्टिल व्हाट सिटीज़ आर डूइंग, दे आर डंपिंग देयर वेस्ट, है ना। तो ये डंप होने की वजह से भी आप देखिए पुअर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है। उसकी वजह से होता क्या है, कोई बहुत खास सजेशन नहीं है हमारे पास इस तरीके के। आप सेग्रीगेट नहीं देखेंगे, आप सिर्फ देखेंगे इंदौर आज की डेट में एक ऐसी सिटी है जो लिक्विड सॉलिड वेस्ट को अलग अलग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को यहाँ पर अलग करके चल रहा है। लेकिन बाकी कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो बाकी कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपको बहुत अच्छा काम करता हुआ नजर है। ओके, so this is the crux of the article कि if we want to tackle all this situation what we have to do कि हमें सिटी वेस्ट को यहाँ पर कम करना होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। एक में है लेबर डे की यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए आज ही के दिन 1 मई 1886 को, ठीक है, शिकागो यूनाइटेड स्टेट्स में पहली ऐसी मेजर सिटी बन गई थी जिसने डेमोन्स्ट्रेट किया था बाय द लेबर यूनियंस इन सपोर्ट ऑफ द 8 आवर वर्किंग्स डे। बोला गया था कि भाई जो एक लोगों को राइट है, जो वर्कर्स का राइट है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ 8 आवर्स से, अगर 8 घंटे से ज़्यादा कोई काम कर रहा है तो दे शुड पे एक्स्ट्रा, ठीक है। अब 1889 की सिचुएशन क्या हुई, एक इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई गई आफ्टर दिस प्रोटेस्ट, जिसने डिक्लेयर किया दैट इन कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ द हे मार्केट स्क्वायर अफेयर May 1 would be an international holiday for all the labor, और May Day। In 1919 इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किए आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है, जहाँ पर लिमिट कर दिया गया जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं टू 8 days and 48 hours a week, ठीक है। क्या कर दिया गया, वर्किंग आवर्स टू 8 a day and 48 hours a week। Relatedly, British India ratified this convention on July 14, 1921, और इसके बाद इंडिया में भी कुछ इस तरीके के लॉ यहाँ पर लाने की बात की गई। अब देखिए हुआ क्या था, जैसे ही इंडिया में आपको याद होगा जो रेगुलेट हैं वर्किंग आवर्स, जब कोविड-19 हिट हुआ, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अमेंडमेंट एंड अमेंडेड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 और यूज़ किया ऑर्डिनेंस रूट, जिसकी वजह से आप अभी देखेंगे रिसेंटली तमिलनाडु और जो कर्नाटका है वो भी यहाँ पर न्यूज़ में थे। किस तरीके से न्यूज़ में थे, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट पुट अ होल्ड ऑन द अमेंडमेंट टू अ फैक्ट्रीज एक्ट ऑन द वर्कर्स। Employees especially in the garment and electronic industries have
clamored for a flexible working time regime so that they can manage export order. They recommend emulating countries like बांग्लादेश की आप बात करें जहाँ पे गारमेंट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, या वियतनाम की बात कर ले जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा बनते हैं. सो 2022 की कंडीशन हुई जहाँ पर ग्लोबल राइट इंडेक्स आया, लॉन्च बाय द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस. बांग्लादेश रैंक करा था अमंग द 10 वर्स्ट कंट्री जहाँ पर लेबर राइट्स की कोई गारंटी नहीं दी जाती. अगर इसके स्केल की बात करें तो 1 स्केल फॉर द बेस्ट टू द 5+ इज़ द वर्स्ट. डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो ITUC ने रेट किया था वियतनाम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाना जाता है, 4. ठीक है. वहीं इस स्केल में अगर आप बात करेंगे तो बांग्लादेश की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी. अब यूजुअली होता क्या है, देखिए सपोज़ ये वर्किंग आवर्स फिक्स कर दिए गए कि भाई आपको भाई 8 घंटे काम करना है ना. अब होगा क्या, सपोज़ यू आर वर्किंग 8 आवर्स अ डे. Okay, for instance, Karnataka increased the number of working hours a day, including rest period, for 12 while complying with the weekly threshold of 48 hours. Now, what is happening? अगर आप काम करने से मना कर देते हैं कि okay, now देखिए मैंने 8 घंटे काम कर लिया, अब अगर आप मुझे एक्स्ट्रा पे करेंगे then only I'll stay, otherwise I'll go. So what the employer will do? They will ask you, okay, you can leave, but I'm not gonna pay you extra. So what you will do? Will you resign from your job? No, that is not possible. क्योंकि जब आप इंडिया जैसी कंट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पर जॉब्स लिमिटेड हैं लेकिन इसको लेने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, ऐसे में कहीं पर भी किसी भी एम्प्लॉयर के पास एम्प्लॉय की कमी नहीं है, बट एम्प्लॉयज़ हैव लिमिटेड आस्पेक्ट्स फॉर द जॉब. अब अगर ऐसा हो भी जाता है तो वेयर यू आर गोइंग टू कंप्लेंट. तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए ही 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे थे 4 बिल ऑन द लेबर कोड टू कंसोलिडेट 29 सेंट्रल लॉज, जैसे कोड ऑफ वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन. और इन सबको यहाँ पर एक करने की बात की गई थी. सोशल सिक्योरिटी की बात की गई थी कि भाई जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सोशल सिक्योरिटी की बात की जाए, फोर्स लेबर यहाँ पर नहीं हो, फोर्स लेबर्स को ख़त्म करने की बात की जाए, इक्वल रेन्यूमरेशन की बात की जाए, एक मिनिमम एज यहाँ पर डिसाइड कर दी गई, हज़ार्डस एक्टिविटीज़ में क्या बच्चे काम कर सकते हैं या नहीं उसको भी यहाँ पर डिसाइड किया गया था. सो दिस इज़ समथिंग अबाउट दिस आर्टिकल. क्योंकि आज लेबर डे है इसलिए ये आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा. तो आज के लिए बस इतना ही, यही सारे आर्टिकल थे जो इम्पॉर्टेंट थे. आई होप आपको सारे के सारे आर्टिकल यहाँ समझ आ चुके हैं. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.